हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोमैकेनिक्स का, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मसल समझेंगे बेस्ड ऑन द रोल ऑफ द मसल इन मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि मूवमेंट में वो कौन सा पर्टिकुलर मूवमेंट करा रही है मसल, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे मसल्स को। ठीक है, तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग बेसिक लेवल पे जो हम क्लासीफाई करते हैं मसल्स को, वो हमारे एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, तो इन दोनों को हम समझेंगे कि एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है और एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राइम मूवर्स। तो प्राइम मूवर्स को हम एगोनिस्ट बोल रहे हैं, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट में जो मसल प्राइम मूवमेंट जो करवा रही है, जो प्राइमरी एक्टिवली जो इन्वॉल्व है उस मूवमेंट को कराने के लिए, उसको हम एगोनिस्ट बोल रहे हैं। बेसिकली कितना हम देख लेते हैं। एंड जो एगोनिस्ट मसल होती है, जो कि जो मूवमेंट करा रही है मसल, उसके जो अपोजिट प्रेजेंट होती है, उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मसल एगोनिस्ट है या दूसरी पर्टिकुलर मसल एंटागोनिस्ट है। तो इसमें हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये हम देखते हैं कि जो एगोनिस्ट मसल है, एक अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर एक पर्टिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है, चाहे वो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो, लेकिन किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन अगर मसल शो कर रही है तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वो मसल एगोनिस्ट है। ठीक है, एंड उसके अपोजिट जो मसल होती है वो रिलैक्स कर जाती है, एंड वो रिलैक्स होती है, इसलिए उस मसल को हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। मतलब कि इसको इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग मसल जिसमें कॉन्ट्रैक्शन शो हो रहा है वो हमारी एगोनिस्ट है या फिर प्राइम मूवर है, एंड उसकी अपोजिट जो कि लेंथनिंग हो रही है या फिर जो हम कह सकते हैं उस मसल की वो मसल रिलैक्स हो रही है, उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन समझते हैं। तो अ मसल whose role is to produce a desired motion at a joint। ठीक है, अब जैसे हम अगर एल्बो जॉइंट की बात करें तो एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन, ठीक है, एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन के टाइम पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है वो हमारी बाइसेप है। ठीक है, और बाइसेप की अपोजिट मसल जो कि रिलैक्स हो रही है, मतलब कि या फिर जो हम कह सकते हैं जो लेंथन हो रही है, मतलब कि एल्बो फ्लेक्शन के टाइम पे वो मसल जो रिलैक्स हो रही है वो हमारी एंटागोनिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई क्या कर रहे हैं, हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मसल को एज एगोनिस्ट, क्योंकि ये पर्टिकुलर मसल ग्रेविटी के अगेंस्ट तो एक्शन शो कर रही है ना। अब यही अगर मैं इसकी पोजीशन को, शोल्डर की पोजीशन को ऐसे कर दूं, ठीक है, एंड देन मैं ये मूवमेंट करूं, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा हूं, जहां पे एक्टिवली जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो मेरी ट्राइसेप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवली ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एंड इस कॉन्ट्रैक्शन के साथ में लेंथनिंग और रिलैक्स हो रही है मेरी बाइसेप। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में मैं बोलूंगा कि मेरी एगोनिस्ट मसल ट्राइसेप होगी एंड एंटागोनिस्ट मसल यहाँ पे बाइसेप होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी मसल एगोनिस्ट एंड कौन सी मसल एंटागोनिस्ट में आती है। बेसिकली ये है कि जो मसल लेंथन हो रही है या फिर जो मसल रिलैक्स हो रही है वो हमारी एंटागोनिस्ट है, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है वो हमारी एगोनिस्ट है। ठीक है, तो इसलिए वही चीज है कि अ मसल हुज रोल इज टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड मोशन एट अ जॉइंट। अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन में देखें तो जो डिजायर्ड मोशन, मतलब कि यहाँ पे एल्बो एक्सटेंशन, जो डिजायर्ड मोशन है ग्रेविटी के अगेंस्ट ये शो कर रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है, तो वो हमारी ट्राइसेप है। तो इस केस में हमारे जो एगोनिस्ट मसल होगी दैट विल बी ट्राइसेप, एंड जो रिलैक्स कर रही होगी दैट विल बी बाइसेप। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन में मैं फ्लेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो एक्शन शो कर रही है वो मेरी बाइसेप है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एगोनिस्ट मसल होगी दैट विल बी बाइसेप, एंड जो रिलैक्स कर रही होगी एंटागोनिस्ट दैट विल बी द ट्राइसेप। ठीक है, तो मसल हुज रोल इज टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड मोशन एट अ जॉइंट, तो यहाँ पे डिजायर्ड मोशन जो है दैट विल बी द एगोनिस्ट, एंड एंटागोनिस्ट द मसल दैट इज अपोजिट टू द डिजायर्ड मोशन, दैट इज द एंटागोनिस्ट, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी लेंथनिंग हो रही है या फिर वो मसल जो रिलैक्स हो रही है। अब अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन में एल्बो फ्लेक्शन का, ठीक है, तो फॉर फ्लेक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फ्लेक्सर्स है, क्योंकि डिजायर्ड मोशन जो है एल्बो फ्लेक्शन वो प्रोवाइड कर रही है बाइसेप, तो इसलिए बाइसेप जो होगी वो हमारी एगोनिस्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, एंड इसकी अपोजिट जो रिलैक्स हो रही है वो हमारी ट्राइसेप हो जाएगी, तो इसलिए ट्राइसेप एक्सटेंसर्स विल बी द एंटागोनिस्ट। ठीक है, ओके, अब हम एक पॉइंट देखते हैं कि इफ द एगोनिस्ट, फॉर एग्जांपल द बाइसेप, अगर हमने बाइसेप को इस पर्टिकुलर पोजीशन में एगोनिस्ट मान लिया, तो अगर हम बोल रहे हैं कि एगोनिस्ट इफ इट इज परफॉर्मिंग इट्स एक्शन, फॉर एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन, अगर एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है और एगोनिस्ट जो है वो बाइसेप है, ठीक है, तो इस केस में हम कहते हैं जो एंटागोनिस्ट है दैट इनहिबिट्स। ठीक है, तो मतलब कि जो एंटागोनिस्ट जो इसके अपोजिट मसल है वो इनहिबिट कर जा रही है, इसको हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन भी बोलते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर मोशन के टाइम पे, मतलब कि मान लो एल्बो फ्लेक्शन,
उस पर्टिकुलर टाइप पे जो मसल एक्शन करा रही है वो हमारी एगोनिस्ट हो गई, मतलब कि बाइसेप। जो मसल रिलैक्स कर रही है वो हमारी एंटागोनिस्ट हो गई, मतलब ट्राइसेप, ठीक है। एंड अगर एक जॉइंट के साइड पे एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है तो उसकी जो अपोजिट मसल होती है वो रिलैक्स कर जाती है, मतलब वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। वो अपना एक्शन मतलब उस पर्टिकुलर मूवमेंट में, उस पर्टिकुलर मोशन में वो छोड़ देती है, या हम कह सकते हैं वो मसल इनहिबिट हो जाती है। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूं इस पोजीशन में अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ पे जो मेरी ट्राइसेप है एंटागोनिस्ट जो है वो इनहिबिट कर रही है, मतलब इट विल बी रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ठीक है। इसका अपोजिट अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन में देखूं, यहाँ पे अब मैं एक्सटेंशन करूं, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी में एक्सटेंशन कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरी एक्टिवली जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मसल वो हमारी ट्राइसेप है, मतलब यहाँ पे मेरी ट्राइसेप एगोनिस्ट हो गई। और यहाँ पे जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन हुआ, मतलब इनहिबिट जो मसल हुई या फिर जो रिलैक्स हुई वो मेरी एंटागोनिस्टिक हो गई, मतलब यहाँ पे मेरी बाइसेप हो गई, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन में वो बाइसेप मसल हो गई। ओके, अब एक पॉइंट है कि इफ बोथ द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, अब अगर हम एक पर्टिकुलर पोजीशन, ये पोजीशन हम समझेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर मान लो हम उस पोजीशन में आ गए जिसमें दोनों एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है, दोनों कंप्लीटली नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक दोनों एगोनिस्ट भी और एंटागोनिस्ट भी दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम को कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज को कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। को कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि दोनों एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों साइमल्टेनियसली एक टाइम पे दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक साथ कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, when it तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस स्टेबिलिटी फॉर द जॉइंट। तो हम उस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर आ जाए जहाँ पे हमें एक जॉइंट के अराउंड स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो हमें वो स्टेबल जॉइंट चाहिए, तो उसमें हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं साथ में, ताकि वो पर्टिकुलर जॉइंट जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे को कॉन्ट्रैक्शन काम आता है। इसके अलावा it represents a form of synergy that may be necessary in certain situations। तो सिनर्जी का मतलब बेसिकली सिनर्जी पैटर्न का मतलब होता है कि उस पैटर्न में, जिस पैटर्न में मसल ग्रुप जो होती है वो एक्शन में आती है, मतलब कि अलग अलग पैटर्न्स होते हैं सिनर्जी पैटर्न्स। तो हम देखते हैं कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि छोटी मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, फिर उसके बाद बड़ी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, या कई बार इसका अपोजिट होता है, तो वो अलग अलग सिनर्जी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो इन सिनर्जी पैटर्न्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है को कॉन्ट्रैक्शन। अब एक पॉइंट है कि को कॉन्ट्रैक्शन मे बी अनडिजायरेबल इफ डिजायर्ड मोशन इज प्रिवेंटेड बाय द इनवॉलंटरी को कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इनवॉलंटरी तो मतलब किसी किसी कंडीशन में जब हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पास्टिसिटी बढ़ रही है, एंड वहां पे हम देख रहे हैं कि को कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों एक साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं कुछ कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है, जहाँ पे अनडिजायरेबल है, जहाँ पे हमें उसकी नीड नहीं है, स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं, मतलब स्टिल वहां पे को कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि जॉइंट की स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन मोबिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे हमें स्मूथ एक्शन नहीं मिलता है, स्मूथ रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों एक साथ को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे स्मूथ मूवमेंट नहीं मिलेगी। वरना स्मूथ मूवमेंट के लिए कंडीशन क्या थी कि एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट करे और सेम टाइम पे एंटागोनिस्ट रिलैक्स कर जाए, ठीक है, या फिर इनहिबिट कर जाए, जिसकी वजह से ये इनहिबिट हुई एंड स्मूथली मेरी मूवमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों मतलब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जहाँ पे अनडिजायरेबल है, जहाँ पे उसकी नीड नहीं है, जैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे को कॉन्ट्रैक्शन की नीड है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, हेल्दी पर्सन है, एंड यहाँ पे को कॉन्ट्रैक्शन की नीड है, क्योंकि ये जो पोजीशन है इसको अगर हमें मेंटेन करना है तो हमें जॉइंट्स की पोजीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉडी ऑटोमेटिकली को कॉन्ट्रैक्शन करती ही है ताकि जो जॉइंट्स है वो स्टेबल रहे, क्योंकि ये रिलैक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम वैसे क्या देखते हैं कि अगर नॉर्मल मूवमेंट्स के टाइम पे, मतलब यहाँ पे मुझे जॉइंट की स्टेबिलिटी से ज्यादा मोबिलिटी चाहिए, लेकिन स्टिल यहाँ पे भी मेरी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पे मैं स्मूथ मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे मेरी जो मूवमेंट होगी वो स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे सेरेब्रल पाल्सी में अगर हम को कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो उस केस में हम देखते हैं कि दैट इज नॉट शोइंग क्या कहते हैं स्मूथ मूवमेंट, एंड वहां पे मतलब हमारे जो मूवमेंट्स है वो प्रिवेंट हो सकती है। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे को कॉन्ट्रैक्शन की बात करी थी, तो ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है इसको हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, तो इसे हम ब्रिजिंग बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो पर्सन है वो सुपाइन लाइन में था, नी को 90 डिग्री बेंड किया, 90 डिग्री फ्लेक्स किया, एंड पर्सन अपना ट्रंक को लिफ्ट कर रहा है,
ठीक है। तो उसके हैंड जो है दोनों साइड पे जो आर्म है वो ग्राउंड पे है या फिर वो काउच पे है, लेकिन जो पर्सन अपना ट्रंक है उसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब पर्सन यहाँ पे रिलैक्स्ड पोजीशन में नहीं है, लेकिन यहाँ मतलब तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन में बॉडी को जो जॉइंट्स है, मतलब नी जॉइंट्स है, लेकिन जो वर्टिब्रल जॉइंट्स है, सब जॉइंट्स को होल्ड करने की जरूरत है, ठीक है। उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने की जरूरत है। तो इस जगह पे बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली को कॉन्ट्रैक्शन करेगी, मतलब कि जो ट्रंक फ्लेक्सर्स है और जो ट्रंक एक्सटेंसर्स है दोनों साथ में कुछ एक्सटेंट तक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साथ में, या फिर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे इस पर्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है। लेकिन हम कंडीशन की बात जब कर रहे हैं, मतलब सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, वहां पे हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन के अलावा अगर नॉर्मल मूवमेंट जहां पे हमें मोबिलिटी की जरूरत है, लेकिन स्टिल वहां पे भी को कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वहां पे हम देखेंगे कि मूवमेंट जो होगी वो स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए को कॉन्ट्रैक्शन इन कंडीशंस में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन में या फिर जहां पे हमें स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत है वहां पे को कॉन्ट्रैक्शन हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो अब हम समझते हैं टर्म सिनर्जिस्ट, ठीक है। तो सिनर्जिस्ट बेसिकली वो मसल्स होते हैं जो एगोनिस्ट होते हैं, उनको हेल्प करते हैं ताकि एक मूवमेंट जो है वो स्मूथली कैरी आउट हो सके, मतलब एक स्मूथ मूवमेंट पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि एगोनिस्ट वो मसल है जो कि जिनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक पर्टिकुलर मूवमेंट हो पा रही है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। एंटागोनिस्ट वो मसल थी जो उनके अपोजिट है और जो कि रिलैक्स या इनहिबिट कर जा रही है। जब एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो जो एंटागोनिस्ट है वो रिलैक्स कर रही है, ठीक है, या इनहिबिट हो रही है। अब हम देख रहे हैं सिनर्जिस्ट। तो सिनर्जिस्ट वो मसल होती है जो कि हेल्प करती है एगोनिस्ट को, ठीक है। तो बेसिकली जो एगोनिस्ट है उनके कॉन्ट्रैक्शन से एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन सिनर्जिस्ट वो मसल्स है जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो हेल्प कर रहे हैं अलॉन्ग विद द जो एगोनिस्ट है उनके साथ हेल्प कर रहे हैं ताकि जो मूवमेंट है वो स्मूथली पॉसिबल हो पाए, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द मसल्स दैट हेल्प द एगोनिस्ट टू परफॉर्म अ डिजायर्ड मोशन, ठीक है। तो मतलब जो एगोनिस्ट है वो तो मूवमेंट करवा रहे हैं, लेकिन वो मूवमेंट स्मूथली कैरी आउट हो सके, उनको हेल्प करे वो जो मसल्स होते हैं, दोज आर सिनर्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं सिनर्जिस्ट के। तो पहला एग्जांपल देखते हैं इन रिस्ट फ्लेक्शन। तो रिस्ट फ्लेक्शन के टाइम पे जो फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस जो है वो बेसिकली हमारी एगोनिस्ट मसल है, ठीक है। तो दीज आर द एगोनिस्ट और द प्राइम मूवर्स बिकॉज दे आर मेनली इन्वॉल्व इन रिस्ट फ्लेक्शन, ठीक है। तो रिस्ट फ्लेक्शन के लिए मेनली जो मसल इन्वॉल्व है दीज आर द फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, जिसको हम प्राइम मूवर्स या एगोनिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब द अदर फिंगर फ्लेक्सर्स, मतलब बाकी इसके अलावा जो बाकी फिंगर फ्लेक्सर्स जो एंटर कर रहे हैं हैंड में, तो दीज आर द सिनर्जिस्ट। दीज हेल्प द एगोनिस्ट बाय स्टेबलाइजिंग और प्रिवेंटिंग अनडिजायर्ड एक्शंस। तो जो सिनर्जिस्ट है उनका या तो एक्शन होता है कि वो स्टेबलाइज करते हैं, वो जॉइंट को स्टेबलाइज कर देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि जो प्रिवेंट करते हैं वो। तो बेसिकली सिनर्जिस्ट होते हैं, उनका एक्शन क्या होता है, उनका जो एक्शन ये होता है कि वो एक तो स्टेबलाइज करते हैं एक जॉइंट को, एंड दूसरा वो अनडिजायर्ड एक्शंस होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उनको प्रिवेंट करते हैं ताकि अनडिजायर्ड एक्शंस जो है वो ना हो पाए, एंड दूसरा जो जॉइंट है वो स्टेबलाइज रख सके, ठीक है। तो ये इसलिए हम देख रहे हैं कि जो बाकी फिंगर फ्लेक्सर्स है वो रिस्ट जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, और जो फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस है वो फ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे एगोनिस्ट मसल्स है एंड ये हमारे सिनर्जिस्ट मसल्स है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इफ द डिजायर्ड एक्शन इज फिंगर फ्लेक्शन, ओके। अब हमारा जो एक्शन है डिजायर्ड एक्शन दैट इज फिंगर फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे फिंगर फ्लेक्सर्स क्रॉस द रिस्ट एंड फिंगर्स। तो जो हमने देखा था जो एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड थी वो थ्रू द रिस्ट फिंगर्स के अंदर एंटर कर रही है। तो ऑब्वियसली जब वो मसल्स फिंगर्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिंगर्स को फ्लेक्स करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो रिस्ट पे भी फ्लेक्शन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो सेम मसल ही तो है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है रिस्ट पे भी एंड फिंगर्स पे भी। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो दोनों साइड पे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वो रिस्ट को भी फ्लेक्शन में लानी चाहिए एंड फिंगर्स को भी फ्लेक्शन में लानी चाहिए। लेकिन अब ऐसे टाइम पे हम देख रहे हैं देयरफॉर कैनॉट फंक्शन इफेक्टिवली इफ द मसल फ्लेक्सेस द रिस्ट एंड फिंगर्स साइमल्टेनियसली। मतलब हम देख रहे हैं कि जो फिंगर फ्लेक्सर्स है अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हम देख रहे हैं कि रिस्ट और फिंगर दोनों पे साइमल्टेनियसली फ्लेक्शन हो रहा है,
तो वो एफिशिएंट फ्लेक्शन नहीं होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे जो हमने पहले एक वीडियो में पढ़ा था एक्टिव इनसफिशिएंसी का कंसेप्ट, कि अगर वो जो मसल है, जो फ्लेक्सर मसल है, वो रिस्ट जॉइंट पे ही पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही है तो अब वो इनसफिशिएंट होगा कि वो इफेक्टिवली फिंगर पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। तो इसलिए वो इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी फिंगर पे, अगर वो रिस्ट पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर गई है तो मैं इजीली ये जो पेन है ये रिमूव कर सकता हूँ। बट अगर रिस्ट पे मैं इसको एक्सटेंड कर दूं एंड अब मैं देख सकता हूँ कि मैं एफिशिएंटली फिंगर को फ्लेक्स कर सकता हूँ, ठीक है, एंड मैं एफिशिएंटली इस पेन को होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर ये जो फिंगर फ्लेक्सर्स है बोथ अगर हमारे रिस्ट पे एंड फिंगर्स पे दोनों को साइमल्टेनियस लेकर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो इसलिए therefore wrist extensors are used synergistically to stabilize wrist and to prevent undesired wrist flexion, ठीक है। तो इस चीज में हमारे जो wrist extensors है वो प्ले में आती है, और रिस्ट एक्सटेंसर जो है वो प्ले में आने के बाद वो रिस्ट को एक्सटेंशन में रखती है एंड ताकि जो रिस्ट जॉइंट है वो स्टेबलाइज रहे, और अब जो हमारी फिंगर फ्लेक्सर्स है वो प्योरली सिर्फ फिंगर्स को ही फ्लेक्स करे ताकि एफिशिएंट फ्लेक्शन हो पाए फिंगर्स का, ठीक है। इसलिए हम नॉर्मल जब एक फिस्ट बनाते हैं, नॉर्मल फिस्ट बनाते हैं, फिंगर को फ्लेक्स करते हैं, उस टाइम अगर हम कीनली नोटिस करें तो हम देखते हैं कि हमारा जो रिस्ट जॉइंट है वो स्लाइट एक्सटेंशन में जा रहा है, ठीक है, स्लाइट एक्सटेंशन में जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी रिस्ट एक्सटेंसर्स है वो प्ले में आ रही है और वो सिनर्जिस्टिक मसल की तरह एक्ट कर रही है, एंड ताकि जो रिस्ट जॉइंट है वो हमारा स्लाइट एक्सटेंशन में या फिर न्यूट्रल पोजीशन में रहे, ताकि जो हमारे फिंगर्स है वो एफिशिएंटली फ्लेक्स कर पाए, ठीक है, और एफिशिएंटली फ्लेक्शन हो पाए हमारे फिंगर्स पे, ठीक है। तो the synergists are able to maintain the joint in a position that allows finger flexors to develop a higher torque, ठीक है। तो obviously higher amount of torque produce हो पाएगा for finger flexion, क्योंकि जो हमारी wrist extensors है वो stabilize रख रही है हमारे wrist joint को, ठीक है। तो ये हमने देखा था ना कि जो synergist मसल थी उनका एक्शन क्या था, उनका एक्शन था कि वो stabilize रख सके एंड undesired actions को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो हमारा undesired एक्शन क्या है, wrist flexion, तो उसको हमें कंट्रोल करना है एंड इस जॉइंट को स्टेबिलाइज रखना है। तो ये काम हमारा जो रिस्ट एक्सटेंसर्स है वो कर रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो रिस्ट एक्सटेंसर्स है वो हमारे सिनर्जिस्टिक मसल्स है, और जो फ्लेक्सर कार्पर रेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पर अल्नारिस जो मसल है, या फिर हम कह सकते हैं जो फिंगर फ्लेक्सर्स मसल जो है वो हमारी एज एगोनिस्ट एक्ट कर रही है। अब थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज फॉर रेडियल डेविएशन। तो यहाँ पे वी कैन से कि रेडियल डेविएशन और एबडक्शन, ठीक है। रेडियल डेविएशन मतलब ये, या फिर इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन में देखें तो ये, ठीक है। तो रेडियल डिविएशन और एबडक्शन, ठीक है, हम अल्नर डिविएशन को एडक्शन बोलेंगे एंड रेडियल डिविएशन को एबडक्शन, ठीक है, हम बोलेंगे। तो द रेडियल डिविएशन और द एबडक्शन ऑफ रिस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से एगोनिस्ट और किस तरह से सिनर्जिस्ट मसल्स काम करती है। तो द रिस्ट रेडियल फ्लेक्सर्स प्लस एक्सटेंसर्स co-contract to prevent flexion or extension at wrist only produce radial deviation। अब जब radial deviation हो रहा है तो उस टाइम पे हमारी रेडियल साइड की रिस्ट फ्लेक्सर एंड रेडियल साइड की रिस्ट एक्सटेंसर दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम नॉर्मली अगर बात कर रहे थे तो ये हमारी एगोनिस्ट और ये हमारी एंटागोनिस्ट थी, तो दोनों अगर एक साथ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इसको हम को कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे थे ना। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि जो रेडियल साइड के रिस्ट फ्लेक्सर्स है और जो रेडियल साइड के रिस्ट एक्सटेंसर्स है दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ताकि रेडियल डेविएशन हो पाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल agonist in this case are the wrist extensors and flexors, that is the flexor carpi radialis and extensor carpi radialis। तो यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो ये हमारा रिस्ट है तो रेडियल डिविएशन के लिए हमारे को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द रेडियल साइड, है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडियल डिविएशन पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फ्लेक्सर कार्पर रेडियलिस और फ्लेक्सर कार्पर अल्नारिस है दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एंड एक्ट कर रही है एज सिनर्जिस्टिक मसल्स फॉर रेडियल डिविएशन। और इस केस में अगर हम एंटागोनिस्ट मसल्स की बात करें तो हमारी एंटागोनिस्ट मसल्स होगी फ्लेक्सर कार्पर अल्नारिस एंड एक्सटेंसर कार्पर अल्नारिस, जो कि हमारे अल्नर साइड पे होगी ना। तो फ्लेक्सर कार्पर अल्नारिस एंड एक्सटेंसर कार्पर अल्नारिस हमारी यहाँ पे एज एंटागोनिस्ट मसल काम करेगी, और फ्लेक्सर कार्पर रेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पर रेडियलिस हमारी यहाँ पे एज सिनर्जिस्टिक मसल्स एक्ट करेगी, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो वो हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स बेस्ड ऑन मसल आर्किटेक्चर, मतलब कि मसल के आर्किटेक्चर, मसल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग
अलग अलग मसल्स हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ मसल्स हैव सिमिलर आर्किटेक्चर। तो हम यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रुप के जो मसल्स होते हैं उनका आर्किटेक्चर मोर और लेस सिमिलर होता है। तो जैसे कि अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में अगर हम नी एक्सटेंसर्स देख रहे हैं तो नी एक्सटेंसर्स में ऑलमोस्ट हमें क्या दिखता है कि वहाँ पे शॉर्टर फाइबर लेंथ है एंड लार्ज फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसकी हमने पिछली वीडियोस में बात करी हुई है, फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया किस तरह से ये अफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर मसल का फोर्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बेसिकली सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लोअर लिम्ब में नी एक्सटेंसर्स जो ग्रुप है, तो नी एक्सटेंसर्स ग्रुप में फाइबर लेंथ शॉर्ट होता है एंड फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मसल का होता है वो ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, इसका अपोजिट हमें मिलता है नी फ्लेक्सर्स में, जहाँ पे हम देखते हैं कि देयर इज अ लॉन्गर फाइबर लेंथ एंड स्मॉलर फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जहाँ पे नी फ्लेक्सर्स की हम बात करें तो नी फ्लेक्सर्स में जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स हम देख रहे हैं तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फाइबर लेंथ है मसल का वो ज़्यादा है एंड फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम है। ठीक है, तो हमने इसके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग मसल को ग्रुप कर दिया अलग अलग, और हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप में एक पर्टिकुलर टाइप का मसल आर्किटेक्चर मिलता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का मसल आर्किटेक्चर एक सिमिलर टाइप का मसल फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही हम एग्जाम्पल देखें एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स का, तो एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स में हम देख रहे हैं कि दे हैव शॉर्ट, मतलब कि हमारे जो काफ मसल्स हो गए तो दे हैव शॉर्टर लेंथ एंड लार्ज फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कि हमारा जो गैस्ट्रोसोलियस है तो उनका जो लेंथ है वो कम है लेकिन फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डॉर्सीफ्लेक्सर्स, अगर हम डॉर्सीफ्लेक्सर्स मतलब टिबियालिस एंटीरियर अगर हम देखते हैं तो दे हैव लॉन्ग फाइबर्स, टिबियालिस एंटीरियर का फाइबर लॉन्गर होता है और उनका फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कम होता है। ठीक है, वो स्मॉलर होता है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें अपर लिम्ब में तो देयर इज लॉन्गर फाइबर लेंथ and greater physiological cross section area of finger flexors with respect to the extensors। मतलब कि जो हमारे finger flexors है उनका जो fiber length है that is longer and उनका जो physiological cross section area है again that is greater in the finger flexors with respect to the extensors। ठीक है, अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन लेंथ ऑन ऑफ द मूवमेंट आर्म, मतलब कि एक तो लेंथ ऑफ द फाइबर मतलब मसल फाइबर एंड द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म, इसके बेस पे भी हम मसल्स को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूवमेंट आर्म एंड फाइबर लेंथ बोथ आर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन अ जॉइंट टॉर्क। मतलब एक पर्टिकुलर जॉइंट पे कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे दो फैक्टर्स जो मेन है दैट इज द मूवमेंट आर्म एंड द सेकेंड वन इज द फाइबर लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि both determine the range of motion through which the muscle can move the joint। ठीक है, तो the range of motion through which the muscle can move the joint वो determine होता है हमारे तो मूवमेंट आर्म से एंड फाइबर लेंथ से, मतलब मसल के फाइबर लेंथ से। ठीक है, यहाँ पे एक रेशो हम देखते हैं तो ये रेशो है फाइबर लेंथ इज टू मूवमेंट आर्म। ठीक है, तो एक मसल का फाइबर लेंथ कितना है इज टू रेशो मूवमेंट आर्म। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो दिस इज द रेशो विच प्रोवाइड्स अ वे टू आइडेंटिफाई विच फैक्टर प्लेज अ ग्रेटर रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ जॉइंट टॉर्क एंड इन डिटरमाइनिंग द रिजल्टेंट रेंज ऑफ मोशन एट अ जॉइंट। मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रेशो को हम यूज करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक पर्टिकुलर मसल में कौन सा फैक्टर दोनों में से है जो कि ज्यादा अमाउंट में प्ले कर रहा है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर मसल में फाइबर लेंथ ज्यादा प्ले कर रहा है अपना रोल या फिर मूवमेंट आर्म ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये हम किस तरह से होता है ये देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे फाइबर लेंथ इज टू मूवमेंट आर्म इज हायर इन रिस्ट एक्सटेंसर्स कंपेयर टू रिस्ट फ्लेक्सर्स। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स में जो ये रेशियो है फाइबर लेंथ इज टू मूवमेंट आर्म ये ज्यादा है इन रिस्ट एक्सटेंसर्स एज कंपेयर टू रिस्ट फ्लेक्सर्स। तो ऐसे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि अगर ये रेशियो ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो फाइबर लेंथ है उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और जो मूवमेंट आर्म है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ओवरऑल जो रेशियो है वो ज्यादा आएगा, है ना। जो फाइबर लेंथ होगी उसका जो वैल्यू है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एंड मूवमेंट आर्म की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि इस पूरे रेशो की वैल्यू ज्यादा हो, है ना। और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये रेशो की वैल्यू ज्यादा किस में है, रिस्ट एक्सटेंसर्स में। तो यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि रिस्ट एक्सटेंसर्स में जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज द फाइबर लेंथ एज कंपेयर टू मूवमेंट आर्म, मतलब कि फाइबर लेंथ ज्यादा रोल प्ले करता है इन टॉर्क प्रोडक्शन इन द रिस्ट एक्सटेंसर्स एज कंपेयर टू द मूवमेंट आर्म। ठीक है, और इसका अपोजिट हम देखेंगे अगर रिस्ट फ्लेक्सर्स में देखें जहां पे हम देख रहे हैं कि ये रेशो कम है।
ठीक है। तो ये रेशियो अगर कम है मतलब कि फाइबर लेंथ की वैल्यू कम है एंड मूवमेंट आर्म की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि रिस्ट फ्लेक्सर्स में हम बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट आर्म है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर टॉर्क एज कंपेयर टू रिस्ट एज कंपेयर टू द फाइबर लेंथ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि द फाइबर लेंथ प्लेज अ ग्रेटर रोल देन द मूवमेंट आर्म इन रिस्ट एक्सटेंसर्स एंड मूवमेंट आर्म प्लेज अ ग्रेटर रोल इन रिस्ट फ्लेक्सर्स, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस एंड किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं कौन सा एगोनिस्ट होता है और कौन सा एंटागोनिस्ट होता है समझ आया होगा। इसके अलावा आपको सिनर्जिस्ट होते हैं क्या है, उनकी डेफिनेशन एंड किस तरह से हम एक पर्टिकुलर मसल को सिनर्जिस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एंड उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स बेस्ड ऑन मसल आर्किटेक्चर, के मसल के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हम अलग अलग ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं। एंड लास्ट में हमारा मसल का फाइबर लेंथ, ठीक है, फाइबर लेंथ एंड मूवमेंट आर्म किस तरह से ये दोनों फैक्टर्स प्ले करते हैं जो एक मसल की टॉर्क प्रोडक्शन में, एंड किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं इस रेशियो को यूज करके कि कौन सा फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करेगा एक मसल में टॉर्क प्रोड्यूस करने में। ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होगी इस वीडियो से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।